पड़ाव क्षेत्रीय संयोजक काशीकांत। मैं आज आपके समक्ष फेसबुक लाइव आप सबके समक्ष आई हूँ। मेरा मेन जो मोटो है आज आने का, उसका ये है कि बहुत दिनों से मेरे मन में एक टीस थी, एक मन में एक चुभन सी थी कि हमारा देश किधर जा रहा है, हमारा समाज किधर जा रहा है, हमारा युवा वर्ग किधर जा रहा है। जो जघन्य अपराध महिलाओं के साथ हो रहा है, बच्चियों के साथ हो रहा है, उस सब के पीछे कारण क्या है, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ हमसे कमी हो जा रही है। अगर इस सारे विषयों पर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि अगर अलग अलग लोगों के राय को सुने, अलग अलग लोगों के मत को सुने, तो जो एक विपक्ष है, जो विपक्ष खड़ा हुआ है, वो हमेशा ये कह रहा है कि सबके पीछे जिम्मेदार सरकार है। सारी चीज़ों के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है सरकार। क्या ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है? क्योंकि क्या ये वर्तमान सरकार नहीं थी तो क्या इस तरह के जघन्य अपराध नहीं होते थे? उस समय भी होते थे, उस समय भी बहुत ज़्यादा होते थे। क्या सरकार के प्रयास कम हैं? शायद कम नहीं है सरकार के प्रयास। सरकार बहुत प्रयास कर रही है अपने स्तर से कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके आई है, स्लोगन लेके आई है, और एक टीम भी तैयार की है। हम जैसे लोग उससे जुड़े हुए हैं, हम जैसे लोग जा कर के बीच बीच में सबको अवेयर भी कर रहे हैं, लड़कियों के बीच में जा रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप आगे पढ़िए, अपनी शिक्षा को आगे रखिए, अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाइए। इस तरीके से हम बराबर अवेयर करने का काम करते चले जा रहे हैं। और हमारी एक पूरी टीम, किसी के यहाँ बेटी हो रही है तो हम उसको जाके गुलाब का फूल दे रहे हैं, उसको बधाई दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह के हम लगातार काम कर रहे हैं। कानून में भी यदि देखा जाए तो जैसे 2012 का जो पॉक्सो एक्ट है, उसमें संशोधन किया गया 2018 में। उसमें भी लाया गया कि 12 साल तक की लड़कियों के साथ यदि जघन्य अपराध हो रहा है तो सीधे फांसी की सज़ा दी जाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कानून में बदलाव लाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी आपको याद है, हमें याद है, अभी हाल ही की घटना है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 20 मार्च 2020 को, कितने महीने भी नहीं गुजरे हैं, कुछ महीने ही अभी गुजरे हैं देखा जाए तो, उसमें 4 लोगों को, निर्भया केस में 4 लोगों को, 4 अपराधियों को सुबह प्रातः 5:30 बजे फांसी की सज़ा एक साथ दे दी गई। ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि इस तरीके से 4 लोगों को रेप केस में इतनी सज़ा दी गई। या हम लोगों को याद है कि आप सबको याद है कि आप सभी के सब भोर में उठ करके एक मिनट का इंतज़ार कर रहे थे, एक पल का इंतज़ार कर रहे थे कि कब इस जघन्य अपराध के लिए ऐसे अपराधियों को सज़ा सुनाई जाए या हम उसके साक्षी बन सकें। हम सभी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। और हम लोग बहुत जब फांसी हो गई, जब ये बात हम लोग के सामने आई कि फांसी हो गई है, हम लोगों ने एक चैन की सांस ली। आपने सबने एक चैन की सांस ली और एक उम्मीद सी जगी कि शायद अब इस तरह के अपराध नहीं होंगे, शायद इस तरह की घटनाएं अब घटित नहीं होंगी हमारे सामने। लेकिन क्या ये सही था? अगर देखा जाए तो क्या अपराध कम हुआ? नहीं, अपराध कम नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि ऐसी मानसिकता जो डेवलप हो चुकी है, जो लोगों में विकसित हो चुकी है, उसको डर भी नहीं है कि उसको फांसी दे दी जाएगी, उसको इस तरीके से इतने कड़े कानून उसके लिए बनाए गए हैं या इस तरीके से उसको फांसी हो सकती है, उनके अंदर डर नहीं है। तो कैसे आखिर अब फिर प्रश्न वही उठता है कि कैसे सुधारा जाए, कैसे सुधरेगा समाज, कैसे इस तरह के अपराध कम होंगे। कानून व्यवस्था में भी बदलाव लाई जा रही है, बराबर सरकार के द्वारा भी बराबर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बराबर इस दिशा में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी अच्छे निर्णय आ रहे हैं, स्वागत योग्य निर्णय आ रहे हैं, जो हम लोगों के अंदर एक राहत का संदेश दे रहे हैं, हम लोगों के लिए एक राहत भरा संदेश दे रहे हैं। लेकिन इस सब के लिए भी है क्या कि अभी हम देख रहे हैं कि समाज में कोई भी बदलाव, कोई भी सुधार किसी भी तरह का नहीं आ रहा है। तो फिर मैं आज आपके सामने एक मनोवैज्ञानिक बन करके आई हूँ। मैं किसी पार्टी के तहत नहीं आई हूँ, किसी कोई नेता बन करके नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक, एक शिक्षिका बन करके आई हूँ कि हम आप मिल करके एक मंथन करते हैं कि क्या कारण है और कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है। तो मैं आज कुछ विषय मैं कुछ आग्रह करूँगी सरकार से भी, और कुछ विषय जो हमारी बहनों के द्वारा चर्चा में उठी, मैं उसको भी रखूँगी आप लोगों के समक्ष कि वो सारी चीज़ें भी इसमें शामिल हों। तो शायद हो सकता है कि ये अपराध कुछ कम हो जाए।
तो अगर प्रश्न फिर यही उठा कि आखिर इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है, तो हमें लगता है आज हम निसंकोच इस बात को कह पा रहे हैं, इस सब के लिए जिम्मेदार हम हैं, इस सब के लिए जिम्मेदार आप हैं, इस सब के लिए जिम्मेदार समाज है, इस सब के लिए जिम्मेदार हर वह नागरिक है जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो समाज में रह रहा है, जो समाज के लिए सोच रहा है, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पा रहा है। कहाँ कमी रह जा रही है, कहाँ ऐसी, क्योंकि सिर्फ सरकार पर डाल देना, सिर्फ कानून व्यवस्था को ठीक कर देने से ये सारी चीज़ें कम नहीं होने वाली हैं। इतना तो मैंने जितना मंथन किया, मैंने जितना समझा, इतना मुझे समझ में आ रहा है कि ये इसका विकल्प नहीं है। विकल्प क्या है कि मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन लेकर के आई है, ये इसमें थोड़ा 4 शब्द और बढ़ाए। वो क्या कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटे को संस्कारी बनाओ। ये शब्द बहुत ज़रूरी है। जिसके घर बेटा हुआ है, जिसके घर बेटा हो रहा है, हमारी बहनें, हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टीम, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता उनके घर जाएं और उनके घर जा कर के ये बताएं कि अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जैसे पहले क्या होता था कि लड़की किसी के घर में पैदा होती थी तो समाज उसको एहसास दिलाता था कि तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब लड़की को ये सारे गुण इसमें डेवलप करने हैं, इसको दूसरे के घर जाना है, इसको उस लायक बनाना है, इसमें सहनशीलता के गुण होने चाहिए, इसमें त्याग की भावना होनी चाहिए, इसमें दया की भावना होनी चाहिए। मतलब वो स्त्रीत्व के सारे गुण जो प्रकृति प्रदत्त उसमें है उसको और विकसित करना है आपको, क्योंकि अगर ये विकसित नहीं होगा तो दूसरे के घर वो जा कर के सेटल नहीं हो पाएगी या अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगी। ये उनको बराबर उस लड़की के मम्मी पापा को, लड़की को समझाना पड़ता था। अब समय बदल गया है, अब बेटे के घर जाना पड़ेगा, जिसके घर बेटा हुआ है उस माँ बाप के घर जाना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अब आप अपने बेटे को एक एक कदम पर आप ध्यान रखेंगे कि उसकी संगत कैसी है, वो किन लोगों के साथ है, क्या पढ़ रहा है, क्या वो क्या सोच रहा है, उसके विचार कैसे हैं, उसमें संस्कार। देखिए हम मनोविज्ञान में कहते क्या है कि हर व्यक्ति में स्त्री और पुरुष, जैसे स्त्री में पुरुषों के गुण होते हैं और पुरुषों में स्त्रियों के गुण होते हैं। अंतर कितना होता है? अंतर होता है तो सिर्फ मात्रा का होता है। अंतर ऐसा नहीं मेरे अंदर पुरुष के गुण नहीं, मेरे अंदर पुरुष के गुण है, या किसी पुरुष भाई के अंदर स्त्री के गुण नहीं, उसके अंदर स्त्री के गुण है, लेकिन वो मात्रा का अंतर है। मेरे अंदर स्त्रियों के गुण ज़्यादा हैं, उसके अंदर पुरुष के गुण ज़्यादा हैं। तो करना क्या है कि पुरुष के अंदर स्त्रीत्व का जो गुण है उसको दबाना नहीं है, उसको एकदम भी दबाना नहीं है, उसको क्या करना है, उसको उभारना है, उसको विकसित करना है। क्योंकि जब उसके अंदर के स्त्रीत्व का गुण जो थोड़ा सा विकसित होगा ना, स्त्रीत्व के कौन से प्रकृति प्रदत्त गुण होते हैं? दया, करुणा, त्याग, सहनशीलता, ये परोपकारिता, ये सारे गुण प्रकृति प्रदत्त हैं। ऐसा नहीं पुरुषों में नहीं, पुरुषों में भी हैं। क्योंकि जब कैंडल मार्च निकलता है ना, जब कहीं कुछ घटना होती है तो हम देखते हैं कि उसमें स्त्रियों की संख्या कम होती है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है। वो ऐसा नहीं, वो संवेदनशील नहीं होते तो वो क्यों निकलते, क्यों अपनी आवाज़ उठाते? इतनी कविताएं पढ़ने को मिल रही हैं। अभी हाथरस की जो घटना हुई है, इसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, इसमें ये तो जाँच का विषय है। ये जाँच चल भी रही है, क्योंकि जितने वीडियोज़ वायरल हुए हैं उसमें कुछ में तो बताया गया कि, जैसे उसमें बताया गया कि दलित की लड़की है। भाई लड़की है, बात ये करिए, आप समाज के नागरिक हैं, आप समाज के सभ्य नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, आप बात ये करिए वो लड़की है, उसके साथ अपराध यदि हुआ है तो वो लड़की है सिर्फ, और उसके साथ अपराध हुआ है तो उसको उचित सजा मिलनी चाहिए। और रही बात उसके बाद, उसमें फिर कुछ लोगों ने कहा 4 लोगों ने गैंग रेप किया। हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने वो बोल रही है कि एक लड़के का नाम ले रही है, जिसमें वो कह रही है कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, और जब ज़बरदस्ती नहीं कर पाया तो वो गला घोटने का कोशिश किया। खैर ये जांच का विषय, इस पर फिर हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या घटनाएं नहीं हो रही, घटनाएं घटित हो रही हैं। लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है। कौन कर रहा है इस समाज में? किससे बचाना है? बेटी को बचाओ भाई, किससे बचाना है? हमें लड़कों से बचाना है। हमें ऐसी मानसिकता, किस लड़कों से बचाना है? जिनके अंदर जो विषाक्त मर्दानगी डेवलप हो चुकी है, जिनके अंदर एक ऐसी मर्दानगी विकसित हो रही है जो कि विषाक्त है, जो विषैली है, जो समाज के लिए हानिकारक है। हमें आपको समाज को नई दिशा देनी है। इसके लिए सरकार को भी प्रयासरत होना होगा, हमें भी प्रयासरत होना होगा, आपको भी प्रयासरत होना होगा। सरकार को क्या कुछ सुझाव है? जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि आप इनको और भी शेयर कीजिए, आगे तक जाए, सरकार तक जाए हमारी ये बात, और कि जैसे
शुरू में ही जितनी भी कानून व्यवस्था बनी है, जितने भी तरीके की कानून व्यवस्था महिला सुरक्षा से लेकर बनी हो या फिर बाल सुरक्षा से लेकर के बनी हो, वो सभी कानून व्यवस्था पढ़ाई जाए। मतलब मोरल एजुकेशन में एक चैप्टर के रूप में उसको सम्मिलित किया जाए, और जब वो सम्मिलित किया जाएगा तो उसको बेटे और बेटियां दोनों पढ़ेंगे, और जब दोनों पढ़ेंगे तो उससे जब आदमी पढ़ेगा तो अवेयर होगा। ठीक, तो इसमें ये चीज़ होना चाहिए कि उसको मोरल एजुकेशन में शामिल किया जाए, उसको एकदम आवश्यक कर दिया जाए। जैसे हम आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमसे आपसे भी पूछा जाए तो बहुत सारे कानून हमें आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं गया। हम बस खाली ऐसे ही डिबेट में सुन लिए, कभी चर्चा पर चर्चा में सुन लिए, कभी कहीं सुन लिए, कभी पढ़ लिया, लेकिन हमको पढ़ाया नहीं गया, हमने उसको पढ़ा नहीं, हमसे उसका एग्ज़ाम नहीं लिया गया। तो जब उसको शिक्षा में शामिल कर दिया जाएगा तो निश्चित उसका एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, आने वाले भविष्य में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो एक यही चीज़ हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि जो लड़कियां हैं उनको जैसे स्कूलों में पीटी कराया जाता है, ठीक है, पीटी कराया जाता है स्वस्थ रहने के लिए। अभी योगा का प्रचलन हो गया कि योग कराया जा रहा है, योग भी कराया जा, वो भी अच्छा है। तो कुछ इस तरीके का सकारात्मक बदलाव लाया जाए, कुछ सिलेबस में उस परिवर्तन लाया जाए। जैसे उसमें स्कूलों में क्या कि आप सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम को जरूर आवश्यक कर दीजिए। सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि वो जब सीखेंगी, जब उसको भी एक विषय के रूप में शामिल कीजिए। आवश्यक क्या कीजिए? उसको एक विषय के रूप में शामिल कर दीजिए कि कितने उनको कलाएं आ रही हैं, कितनी चीज़ें आ रही हैं। ये बहुत सारी चीज़ें अभी चर्चा पर चर्चा में हमारी बहनों द्वारा ही निकल करके आई हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसमें सुझाव दें अपना, ताकि और भी बातें हम आगे इस तरह के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे हम ले जा सकें। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें क्या है कि छोटे छोटे गाँव में ये सारी घटनाएं गाँव में ज़्यादा हो रही हैं, तो गाँव में एक छोटा छोटा ग्रुप बनाया जाए, एक समूह बनाया जाए। वो समूह किसका हो? एक प्रबुद्ध वर्ग का समूह हो, ऐसा समूह हो जिनकी छवि साफ सुथरी हो। इस ऐसे समूह से आग्रह किया जाए। देखिए, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते, हम भी इनकार नहीं कर सकते कि हमारे आसपास अगल बगल ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो संदिग्ध होते हैं, हमारे लिए होते हैं और आपके लिए होते हैं। हमारे आपकी नज़रों में हमें मालूम होता है कि ये व्यक्ति ठीक, इसका चाल चलन ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है, लड़कियों को गलत निगाह से देखता है, लड़कियों को पीछा करता है, या इस तरह की उसकी हरकतें हैं, लेकिन हम उसको डिस्कस भी नहीं करते अपने घर में। हमको करना चाहिए, हमें यहीं से शुरू करना चाहिए कि हम उस व्यक्ति के बारे में डिस्कस करें, उस व्यक्ति के बारे में अपने घर में चर्चा करें, और फिर उस व्यक्ति के बारे में फिर हम सोचते हैं हमें क्या लेना देना है, हमसे क्या मतलब है, क्यों नहीं मतलब है। आज वो दूसरों के साथ कर रहा है, कल हमारे घर में हमारे बच्चियों के साथ करेगा, तो बिल्कुल हमसे मतलब है। तो हमें फिर इस चर्चा को आगे भी बैठ करके करना चाहिए। हमें एक ऐसे उस प्रबुद्ध वर्ग के साथ, जिसकी कमेटी की बात कर रहे हैं, जिस समूह की बात कर रहे हैं, उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। जब वो प्रबुद्ध वर्ग बात करेगा, जब वो चर्चा में लाएगा चीज़ों को, तो उस व्यक्ति के अंदर जिसका चरित्र संदिग्ध है, जिसका चाल चलन ठीक नहीं है, उसको समझ में आ जाएगा कि हमारे ऊपर निगाह है लोगों की, हमारे ऊपर लोगों की पैनी निगाह है, या मैं चर्चा का विषय बन रहा हूँ। वो थोड़ा डरेगा, थोड़ा सहमेगा, और हो सकता है कि वो अपनी हरकतों से छुटकारा भी पाने की कोशिश करे। इस तरह का अपनी हरकतों से वो छुटकारा भी पाए। एक स्टडी है मधुमती पांडे जी की, ब्रिटेन की एंग्लिया रास्किन यूनिवर्सिटी के अपराध विज्ञान विभाग में इन्होंने डॉक्टोरल किया था। इन्होंने अपने शोध में करीब 100 लोगों को ये शामिल की थी। 100 ऐसे बलात्कारी जो कि बलात्कारी थे, जघन्य अपराधी थे, उनके पास ही गई थी, और इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि जब मैं गई तो फिर मैंने पहले से मेरे दिमाग में जो छवि थी वो ऐसी थी कि ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े हैवान टाइप के होते हैं, जानवर टाइप के होते हैं, ये सामान्य व्यक्तियों से हट के होते होंगे, इनका बातचीत करने का तौर तरीका अलग होता होगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जब मैं उनके पास गई तो मैंने पाया कि वो एकदम सामान्य व्यक्ति थे, उनमें थोड़ा भी अनोखापन नहीं था। इसका मतलब थोड़ा देखिए कितना डरावना है हमारे आपके लिए कि एकदम सामान्य व्यक्ति हमारे बीच में रह रहा है और उसके अंदर इस तरह के जानवर पल रहे हैं, इस तरह का जघन्य अपराधी पल रहा है कि हम आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने पाया कि इस सब के पीछे उन्होंने साक्षात्कार लिया था 100 लोगों का। तो उन्होंने कहा कि निष्कर्ष में मैंने पाया कि उनके द्वारा जो इस तरह के कुकृत्य किए गए उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ उनका पालन पोषण था और उनका सोच था। तो अब देखिए
जब निष्कर्ष शोध द्वारा इस तरह के निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं कि कारण पालन पोषण और सोच है, तो पालन पोषण कौन कर रहा है? उसका परिवार कर रहा है, उसका घर कर रहा है। सोच किसके थ्रू डेवलप हो रही है? हमारे समाज में हमारी सोच डेवलप होती है, हम किन लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। तो सोच जो डेवलप हो रही है, कहीं ना कहीं इस मीडिया का भी, इंटरनेट का भी हाथ है इसका, इस सोच के डेवलप होने का। ये जो इस तरह का विषैला सोच, विषाक्त सोच हमारे अंदर जो विकसित हो रहा है, जो हमारे युवा वर्ग के अंदर विकसित हो रहा है, इसके पीछे जो कारण है ये हमारा इंटरनेट भी है। सरकार से फिर मैं एक आग्रह करना चाहूँगी, ये मेरी दूसरी आग्रह होगी सरकार से। पहली तो ये कि वो नारे में 4 शब्द और जोड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटे को संस्कारी बनाओ, ताकि हमारी टीम उस घर में भी जा सके, उस घर में जा कर के लोगों को अवेयर कर सके जिनके घर बेटा हुआ है, और उनको इस बात के लिए अवेयर करे कि अब आप इनके अंदर संस्कार का बीज बोना है अब आपको। और सिर्फ माँ बाप की ही जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि उसके अंदर संस्कार का बीज बोना शुरू कर दे। शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि उसके अंदर संस्कार का बीजारोपण शुरू कर दे, उसके अंदर देखना शुरू कर दे कि क्या उसके अंदर जो स्त्रीत्व के प्रकृति प्रदत्त गुण है, क्या वो भी विकसित हो रहे हैं कि नहीं, जितने होने चाहिए वो हो रहे हैं कि नहीं। इस सब को दूसरा आग्रह जो मैं करने जा रही हूँ वो ये है सरकार से कि ये जो इंटरनेट पे जो अश्लील सामग्री परोसी जा रही है उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दे। किसी भी तरह एकदम उसके लिए कुछ भी करना हो, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, जो भी चीज़ें हैं जो इस तरह की अश्लील सामग्री परोस रही हैं, जो हमारे युवा वर्ग को ख़राब कर रही हैं, उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दें। हम ये नहीं जानते कि इससे सरकार को नुकसान होता है कि फ़ायदा होता है, क्या होता है। ये पता है कि इससे समाज को नुकसान होता है, इससे इस अश्लील सामग्रियों से देश को नुकसान हो रहा है, हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है, और हम महिलाएं असुरक्षित हो रही हैं, बच्चे असुरक्षित हो रहे हैं। तो इस पर पूरा बैन लगा दे, ये मेरा विशेष आग्रह है। तो इस तरीके से हम देखें तो हम पाएंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ये कारण हैं, वो सिर्फ सरकार नहीं है इसके लिए जिम्मेदार, सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं है इसके लिए जिम्मेदार। इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, आप हैं, समाज है, समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग हैं। अब हम बहुत आसानी से पल्ला छुड़ा देते हैं कि क्या हमसे क्या मतलब, जब तक हमें नहीं बोले हमें बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। हमसे क्या मतलब, कौन कैसा है। तो ये जो हमसे क्या मतलब, हमें नहीं पढ़ना है, इस सब तरह की जो मानसिकता है वो क्या कहती है, ये हम समाज को एक अंधेरे कुएं में ढकेलती चली जा रही है। क्योंकि हम ही तो हैं रोशनी दिखाने वाले, आप ही तो हैं रोशनी दिखाने वाले। हम आप जैसे लोग ही तो, जब हम आप जैसे लोग चर्चा नहीं करेंगे, इस विषय पे बात नहीं करेंगे, इस विषय पे मंथन नहीं करेंगे, तब तक कोई विकल्प नहीं निकलने वाला, किसी तरह का विकल्प नहीं निकलने वाला। आपने सुना होगा, हम जब छोटे थे, आप भी सुने होंगे, या हमारे अभी भी जो बुजुर्ग होते हैं जो हमसे बड़े हैं, वो कहते हैं किसी के यहाँ लड़का होता है, कुछ गलत काम करता है या फिर सुंदर नहीं हो, कुछ भी उसमें कुछ कमी होती है, तो लोग कहते हैं घी का लड्डू टेढ़े मेढ़ है। तो ये चीज़ कहना कि घी का लड्डू टेढ़े मेढ़, नहीं भाई, ये तो काम नहीं चलने वाला। पहली चीज़ तो ये कि आप उसको घी का लड्डू ना माने। अगर वो घी का लड्डू है तो बेटियां भी घी का लड्डू हैं, दोनों चीज़ है। और टेढ़े मेढ़ से तो कोई मतलब ही नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा क्यों? जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, जो व्यक्तित्व विकास हो, वो प्रॉपर हो, वो सीधा सीधा हो, वो फलदायी हो, वो मम्मी पापा के लिए फलदायी हो, वो समाज के लिए फलदायी हो, वो राष्ट्र के लिए फलदायी हो। टेढ़े मेढ़े से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि टेढ़े मेढ़े में गांठें पड़ेंगी, टेढ़े मेढ़े में विष पैदा होगा, टेढ़े मेढ़े में विषाक्त मर्दानगी जन्म लेगी। मर्दानगी कैसी जन्म लेनी चाहिए, मर्दानगी कैसी होनी चाहिए, ताकत कैसी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करे, जो महिलाओं पर नियंत्रण न स्थापित करे। लेकिन होता क्या है कि बच्चा बड़ा होता है, हमारे आप जैसे लोग ही उसको करते क्या है कि उसको बताते हैं कि तुम लड़के हो, तुम मर्द हो, तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तुम रोको अपनी बहन को, तुम मना करो उसको, तुम्हारा अधिकार है नियंत्रण करना। शादी करके महिला आती है घर में, तो बीवी तुम्हारे सामने बोल कैसे ली, वो सही भी तथ्य रख रही है तो उसको मना किया जाता है, उसको बोला जाता है, उसको बताया जाता है तुम्हारा नियंत्रण करना तो तुम्हारा अधिकार है। अरे उसका अधिकार है नियंत्रण करना, उसका संरक्षण करना अधिकार है, उसका साथ देना अधिकार है, उसका कंधे से कंधे मिलाकर चलना अधिकार है। जब वो इस तरह की आप भावनाओं से उसे सिंचित करेंगे, इस तरह के संस्कार से उसे सिंचित करेंगे,
तो फिर एक जो समाज जो विकसित होगा वो स्वस्थ समाज विकसित होगा, एक अच्छा समाज विकसित होगा। फिर ये नहीं होगा कि तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए, तुम लड़की हो, तुम्हें लड़कों में के गुण भी होने चाहिए, मात्रा भले कम हो। तुम लड़का हो, तुम्हें लड़कियों के भी गुण होने चाहिए, तुम में मात्रा भले लड़कियों से कम हो। लेकिन यही तभी तो एक दूसरे के लोग पूरक बनेंगे, तभी तो एक स्वस्थ समाज विकसित होगा। तो हम आज आपके समक्ष जो आए थे, सिर्फ इतना ही कहने के लिए आए थे कि हम आपके समक्ष एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आए थे, एक शिक्षिका के रूप में आए थे, और किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से सुधार कर सकते हैं, कि हम और आप अपने स्तर से क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे कैंपेन, छोटे छोटे समूह बना के गाँव में हम कैंपेन चला सकते हैं। उन समूह को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन प्रबुद्ध वर्ग को प्रोत्साहित करते हैं कि छोटी छोटी कहानियाँ कुछ बच्चों को इकट्ठा करके संडे रख लें, सैटरडे रख लें, उसमें सुनाएं बच्चों को। और वो कहानियाँ कैसी हों जो प्रेरित करें, जो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें। पहले कहानी सुनाई जाती थी, हमारी दादी नानी कहानी सुनाती थी। अब किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई किसी को कहानी सुनाए। छोटे छोटे लघु नाटक के माध्यम से, लघु कहानियों के माध्यम से, मंचन के माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार डालने की कोशिश करें। हमारी सही नई शिक्षा नीति भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। तो ये सब माध्यम है जिससे हम अपने समाज को सुधार सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं। बस मुझे आज इतना ही कहना था आप लोगों से, और कुछ भी नहीं कहना था। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सरकार को भी सुननी पड़ेंगी, कानून व्यवस्था में और कड़े कानून व्यवस्था लाने पड़ेंगे। हम जानते हैं कि इसमें कठिनाई है थोड़ी, इसकी कानून व्यवस्था कड़े होने के बावजूद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए और कड़ी होनी चाहिए, ताकि इस तरह की जघन्य अपराध को रोका जा सके। अपने आसपास के लोगों को चिन्हित कीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं समाज में, हमारे अगल बगल कौन है जो जिनका चरित्र थोड़ा संदिग्ध है, जिनका चाल चलन ठीक नहीं है। उनसे सतर्क होइए, उनके बारे में बात कीजिए, उन तक ये बात प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पहुंचे कि उनके बारे में चर्चा हो रही है, तब वो जाकर के उनमें हो सकता है कुछ डर आए, कुछ सुधार आए। और इस तरह की सरकार से एक चीज़ और भी मुझे कहनी है कि इस तरह का जो भी अपराध आता है, आपराधिक घटनाएं होती हैं या हो रही हैं, उसमें त्वरित FIR दर्ज हो, त्वरित उसका निर्णय लिया जाए, उसको तुरंत फांसी की, अगर निकलता है वो अपराधी निकलता है तो उसको तुरंत फांसी की सज़ा सुनाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी इन बातों को और लोगों से भी शेयर करें, ताकि सरकार तक भी हमारी बात पहुँचे और प्रबुद्ध वर्ग तक हमारी बात पहुँचे, सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उन तक हमारी बात पहुँचे और लोगों तक हमारी बात पहुँचे, ताकि हम अपने स्तर से जितना हम कर सकते हैं, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, उससे हम एक कदम भी पीछे ना हो, बल्कि हम उससे 2 कदम आगे बढ़ कर के काम करें। क्योंकि समाज हमारा है, देश हमारा है, लोग हमारे हैं। ये बच्चे जिनके अंदर विष पैदा हो रहा है, ये भी तो हमारे हैं। ऐसा थोड़ी इसको किसी जानवर ने पैदा किया है, इसको भी आदमी ने ही पैदा किया है। लेकिन होता क्या है कि इनकी वजह से माँ बाप गाली खा रहे हैं, तो ये भी तो हमारे ही हैं। तो जिम्मेदार कौन है? इनकी जिम्मेदारी किसे लेनी होगी? हमें लेनी होगी, आपको लेनी होगी, सबको लेनी होगी। सिर्फ सरकार पे, सिर्फ कानून व्यवस्था पे हम निर्भर नहीं हो सकते हैं। हाँ, उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि कड़े से कड़ी कानून व्यवस्था लाई जाए, कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं, त्वरित इसके लिए निर्णय लिए जाएं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।